हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं। थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, तो आज के लेक्चर में केवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमें करना है। क्वेश्चन 1 आप देखिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 3.2 आवर्स बाय अ 60 वॉट सोडियम लैंप। 60 वॉट सोडियम लैंप आपको दे रखा है, 3.2 आवर्स तक ये वर्क करता है। तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स का वेवलेंथ आपको कितना दे रखा है? 6200 एंगस्ट्रॉम। क्या पूछा है कि 3.2 आवर्स में ये जो 60 वॉट का सोडियम लैंप है कितने फोटॉन्स एमिट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे? सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट करो कि 60 वॉट का जो सोडियम लैंप है 3.2 आवर्स में कितना टोटल एनर्जी इमिट कर सकता है, और ये टोटल एनर्जी किस तरीके से इमिट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटॉन्स। और फोटॉन्स में एक फोटोन का जो एनर्जी है वो आपको पता होता है। तो लेट अस से कि n फोटोन ये इमिट करेगा और एक फोटोन का एनर्जी आपको पता है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इमिटेड। टोटल एनर्जी इमिटेड, और टोटल एनर्जी कितना इमिट कर रहा है ये हम 3.2 आवर्स और 60 वॉट इससे भी निकाल सकते हैं। बताइए 60 वॉट का मतलब क्या होता है? 60 जूल पर सेकेंड। एक सेकंड में 60 जूल एनर्जी यहां से इमिट हो रहा है। टोटल कितना सेकंड के लिए ये बल्ब काम कर रहा है? 3.2 आवर्स। तो 3.2 आवर्स कितना हो गया? 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड। इतना सेकंड के लिए बल्ब काम कर रहा है। 60 जूल पर सेकंड यहां से एनर्जी इमिट हो रहा है। तो ये क्या निकाल लिया आपने? टोटल एनर्जी इमिटेड। टोटल एनर्जी किस तरीके से इमिट हो रहा है? इन द फॉर्म्स ऑफ फोटोन। और एक फोटोन की एनर्जी को नंबर ऑफ फोटोन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से भी क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी इमिटेड। बताइए एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? ये प्लांक्स थ्योरी में आपने पढ़ा है। तो बेसिकली प्लांक्स थ्योरी का रिवीजन है और उसी का एप्लीकेशन है ये। एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? hc बाई लैम्डा। यहां पर h का वैल्यू आपको पता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है, c अपने पास स्पीड ऑफ लाइट होता है, और लैम्डा अपने पास क्या है? वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स। hc का वैल्यू यहां पर इसने कितना दे रखा है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये ऑलरेडी हमें पता भी है। तो बेसिकली इस वैल्यू को यूज करके एक फोटोन का जो एनर्जी है हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 फोटोन एनर्जी दैट इज इक्वल टू hc का वैल्यू है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा फोटोन अपने पास कितना है? 6200 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितनी बार कट गया? 2 बार। तो एक फोटोन का एनर्जी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और टोटल एनर्जी आपको बेसिकली कितना एमिट करना है 60 वॉट के सोडियम लैंप से? ये 60 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 3600 जूल। तो यहां पे जूल में दे रखा है, और एक फोटोन का जो एनर्जी अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल कितना बनता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। इस रिलेशनशिप का यूज करेंगे, फाइनली हम आंसर बता सकते हैं। लेट अस से कि n फोटोन इमिट होंगे और एक फोटोन का एनर्जी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। ये हो गया टोटल एनर्जी इमिटेड। और 3.2 आवर्स में 60 वॉट के बल्ब से कितना एनर्जी इमिट हो रहा है? 60 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 3600 जूल। सेकंड से सेकंड तो चला ही गया ना। अब ये कितना हो गया? 3.2, ये 3.2, n इक्वल टू 10⁻⁻19 है। यहां से कितना हो जाएगा? 20, 21, 22, 36 इंटू 6 कितना होता है? 218। हाँ 218। तो ये कितना हो गया? 2.18 इंटू 10⁻24 फोटॉन्स। क्वेश्चन बहुत इजी था। प्लांक्स थ्योरी का यहाँ पे एप्लीकेशन है। प्लांक्स थ्योरी बेसिकली हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी कैरियर होते हैं ये बेसिकली फोटॉन्स होते हैं, और एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? hc बाई लैम्डा। ये आपको पता ही है। एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? hc बाई लैम्डा। या और क्या हो सकता है? h न्यू। या और क्या हो सकता है कि h और c की वैल्यू आप पुट करो, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में अगर कंसीडर करते हैं तो ये आता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो यहां से बहुत इजीली एक फोटोन का एनर्जी निकाला जा सकता है, और ये एक फोटोन का एनर्जी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? फोटोन्स एमिटेड। एक बार ये हटा देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, फोटॉन्स एमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3।
तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो बेसिकली यहां से एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी किस तरीके से रिलीज होगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी कैरियर कौन होता है? फोटोन। तो यही यहां पे बोल रखा है कि फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं जब फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। लिथियम 2+ एटम दे रखा है। ये बेसिकली बोहर मॉडल पे आ गए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, इस फोटोन को इज यूज्ड टू एक्साइट हीलियम प्लस ऑलरेडी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड हीलियम प्लस आयन आफ्टर एब्सॉर्बिंग फोटोन इलेक्ट्रॉन रीचेस इन एन ऑर्बिट हैविंग अ टोटल एनर्जी इक्वल टू। तो बेसिकली यहां से जो फोटोन आपको मिल रहा है ना फर्स्ट ट्रांजिशन से, ये फोटोन कौन एब्सॉर्ब कर गया? हीलियम प्लस आयन। और हीलियम प्लस आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये ऑलरेडी कहां पे बैठा हुआ है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n=2 में बैठा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर से कहां जाएगा? हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, मतलब एक्साइट हो जाएगा। तो जिस एनर्जी लेवल पे ये पहुंचेगा, जिस एनर्जी लेवल तक ये एक्साइट हो गया, उस एनर्जी लेवल का टोटल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजीली आ जाएगा। टोटल एनर्जी तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी आपको बताना है। टोटल एनर्जी का रिलेशनशिप तो आपके पास होता ही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इसको बेसिकली हम रिलेशनशिप से ही बताते हैं। तो पहले तो आप ये पता कीजिए कि हीलियम प्लस में जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहां तक जंप कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा कि यहां पर हम कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। n=6 से n=3 तक ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होगा। और ये अपने पास कौन सा एटम है? लिथियम 2+। तो n=6 से n=3 तक आएगा तो E6 - E3 ये एनर्जी रिलीज्ड है, एनर्जी रिलीज्ड बाय लिथियम 2+ आयन। बताइए कितना एनर्जी रिलीज होगा? डेल्टा E, E6 - E3, तो ये कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कॉमन आ जाएगा, Z² कॉमन आ जाएगा, 1/n² - 1/n², n1 n2 आप इसे बोल दो। हमेशा जो एनर्जी रिलीज हो रहा है आपको इसका बेसिकली मैग्नीट्यूड से काम है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू से ही काम है। और वैसे भी जो एनर्जी रिलीज होगा उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। बस आप यहाँ पे n1 और n2 की जो वैल्यू है उसको अच्छी तरीके से सब्स्टिट्यूट करना। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3² - 1/6²। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/3² - 1/6²। 13.6 यहां से कितना हो जाएगा? 1/9 1/36। 1/9 कॉमन आ गया, Z² मल्टीप्लाइड में है। Z² अपने पास कितना है? लिथियम के लिए Z कितना होता है? 3। तो Z² कितना हो गया? 9। 9 से 9 चला गया। ये अपने पास कितना हो गया? 1/1 माइनस 9 × 4 36 होता है, यहाँ पे 1/4 है। तो इतना एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा। और ये एनर्जी हीलियम प्लस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एब्सॉर्ब कर लेगा। एब्सॉर्ब करने के बाद हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। तो हायर एक्साइटेड स्टेट कौन सा है? उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बताइए हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहां पे है? n=2 में है। कहां पे जाएगा? n=n तक जाएगा। कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/1 माइनस 1/4। तो लेट अस से कि n=2 से n=n तक ये चला जाता है। तो यहां तक जाने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको आप क्या बोलोगे? डेल्टा E। और डेल्टा E बेसिकली अपने पास कितना हो जाएगा? En - E2। यहां से यहां तक पहुंचना है, पॉजिटिव वैल्यू से ही आपको हमेशा मतलब होता है। तो En हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहां पे एनर्जी कितना होगा? हायर होगा। और लोअर एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितना होगा? लोअर होगा। हायर माइनस लोअर ये अपने पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। और इतना पॉजिटिव क्वांटिटी में एनर्जी हमेशा सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन आ गया, Z² भी कॉमन आ जाएगा। यही फॉर्मूला होता है ना, टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² अपन ने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचेगा? 1/n² माइनस 1/4। ठीक है, माइनस को अंदर भेज दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस, इधर कितना हो जाएगा? माइनस। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z², हीलियम के लिए कितना हो जाएगा? 4। 1/4 माइनस 1/n²। ये वैल्यू आपको इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। तो इससे आपके पास क्या पता चल जाएगा? n² का वैल्यू।
तो ये कैसे हो सकता है बताइए। n इक्वल टू 4 अगर होगा तो ये शायद हो पाएगा, क्योंकि n इक्वल टू 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 का स्क्वायर कितना हो गया 1/16, दैट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4। 4 यहां से कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो गया 4, 1/1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्टली इसी के इक्वल आ रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि हीलियम प्लस में जो इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट था, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद n इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। n इक्वल टू 4 हीलियम प्लस n इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके लिए आप टोटल एनर्जी बता सकते हो, काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए तो रिलेशन आपको यूज करना है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी बोहर मॉडल में डिराइव कर रखा है। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और रिलेशनशिप अपने पास क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये टोटल एनर्जी का जस्ट डबल होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में 2 का अगर डिवाइड करेंगे तो टोटल एनर्जी के इक्वल आएगा, और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। बाकी आपको पता ही है कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों माइनस में होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस में हो ही नहीं सकता, प्लस में होगा, तो इसके आगे अगर आप नेगेटिव लगा दो तो ये रिलेशनशिप पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल एनर्जी तो कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर। हीलियम प्लस के लिए z स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, n स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। और टोटल एनर्जी से आप क्या बता सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। टोटल एनर्जी भी माइनस में होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस में ही होता है। तो सेकंड क्वेश्चन से बोहर मॉडल का जो सारा एप्लीकेशन है वो आपने वापस से रिवाइज कर लिया। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जब हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी कितना रिलीज होगा, लेट अस से कि 5 से 2 में आ रहा है, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा E5 माइनस E2। और ये एनर्जी किस तरीके से रिलीज होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी किसके पास होता है, फोटोन के पास, और फोटोन का एनर्जी बेसिकली क्या होता है hc/λ। लेकिन आपने यहाँ पे जो फोटोन का एनर्जी यहाँ पे जो फोटोन रिलीज हो रहा है, इस फोटोन का वेवलेंथ आपने निकालने की कोशिश नहीं की, केवल आपने इतना फाइंड आउट किया कि हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है तो जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है इस एनर्जी का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट किया। ये एनर्जी किसी और इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया तो ये कोई और इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस में लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में ये गया ये हमने फाइनली फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन मैं रीड आउट कर देता हूं, इसको कंप्लीटली लिखने का जरूरत नहीं है। फॉर अ हाइपोथेटिकल H लाइक एटम विच फॉलोज बोहर मॉडल सम स्पेक्ट्रल लाइंस वर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, H लाइक एटम है, बोहर मॉडल आपको फॉलो करना है। Some spectral lines were observed if it is known that line E belongs to visible region। E कौन सा है, visible region में है। अभी यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम में बनाऊंगा। Then lines possibly belonging to UV region। तो UV region से कौन सी लाइन हो सकती है ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये आपको बता रखा है कि N1 not necessarily ground state, not necessarily ग्राउंड स्टेट। N1 क्या है, अभी फिगर बनाने से पता चल जाएगा। टोटल 5 लाइंस बना रखा है, N1 N2 N3 N4 N5। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, 5 से 1 पे आ रहा है, तो इस लाइन को इन्होंने बोल दिया E। इसके बाद 4 पे आ रहा है तो D, इसके बाद 3 पे आ रहा है तो C, 4 से 1 पे आ रहा है तो ये क्या हो गया अपने पास A, और यहां से B पे आ रहा है तो ये अपने पास क्या हो गया, ये 2 से आ रहा था
ये अपने पास बी हो गया, ए बी सी डी, ये टोटल 5 लाइंस गिवन है। ये बता रखा है कि ई वाली जो लाइन है ये विजिबल रीजन में बिलोंग करता है। तो आपको इतना फाइंड आउट करना है कि यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन सा लाइन हो सकता है। तो यहां से बेसिकली आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि यूवी और विजिबल रीजन का जो वेवलेंथ है वो कितना होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने क्या पढ़ा है कि अगर इधर कहीं विजिबल आता है तो इसके लेफ्ट में कौन प्रेजेंट होता है, यूवी। लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लैम्डा कम होता है, वेवलेंथ कम होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी। किस तरीके से, H इज इक्वल टू एच न्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोन्स का एनर्जी क्या होता है, एच न्यू। न्यू का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज। तो बेसिकली आपको ये फाइंड आउट करना है कि हायर एनर्जी का जो हायर एनर्जी वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करना है और उसी के रेस्पेक्ट में यूवी रीजन आ सकता है। तो बताइए ई जो विजिबल है इसका एनर्जी डिफरेंस अपने पास कितना, n1 टू ई n2 टू माइनस ई n1, इतना एनर्जी डिफरेंस है। और इससे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आपको बेसिकली देखना है। तो इससे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो लेफ्ट साइड में आएंगे, और लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, यूवी रीजन। तो एनर्जी का डिफरेंस इससे ज्यादा कहां पे हो सकता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आप एनर्जी का डिफरेंस बहुत अच्छे से देखो। तो एक बार नॉर्मल में एक डायग्राम बना के बता देता हूं, उससे आपने कुछ ऑब्जर्वेशन लिया है और इस ऑब्जर्वेशन को वापस से रिवाइज करना है। ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस कहां पे मैक्सिमम है, कहां पे मिनिमम है। जैसे अगर हाइड्रोजन आइटम की हम बात करें तो n इक्वल टू 1 की बात करें, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, यहां कितना एनर्जी होता है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4, माइनस 1.5, माइनस 0.85। तो देखना 2 से 1 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ये कितना है, 10.2, माइनस 13.6 माइनस 3.4 को अगर यहां से हटा दो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आएगा। और n इक्वल टू 2 से लेके अगर आप इनफाइनाइट तक का भी डिफरेंस देखो ना, तो इनफाइनाइट में कितना एनर्जी होता है, 0, और 2 पे कितना एनर्जी होता है, माइनस 3.4। तो ये एनर्जी डिफरेंस अपने पास कितना आएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझे कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे ट्रांजिशन करेगा, जितना लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा। और अगर मान लीजिए कि एनर्जी लेवल आपने थोड़ा भी अगर हाई कर दिया, फिर चाहे आप ट्रांजिशन इनफाइनाइट से ही क्यों ना करें, लेकिन इनफाइनाइट से लेके हायर एक्साइटेड स्टेट तक का जो एनर्जी डिफरेंस है ये बेसिकली बहुत कम आएगा। तो यहां से आप देख लो ये लोअर में जा रहा है, n1 सबसे लोअर वाले में इसका एनर्जी लेवल प्रेजेंट है। तो यहां से जो डिफरेंस आएगा इससे ज्यादा डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो ज्यादा डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इसी लोअर एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। और इसी लोअर एक्साइटेड स्टेट में कहां से ट्रांजिशन होना चाहिए, थोड़ा हायर लेवल से। तो हायर लेवल से इसी n1 पे किसका ट्रांजिशन हो रहा है, लाइन ए का। बेसिकली कहां से ट्रांजिशन हो रहा है, n4 से लेके n1 तक। तो यहां पे जो n4 से लेके n1 तक का ट्रांजिशन है, ये एनर्जी डिफरेंस n2 से लेके n1 तक के एनर्जी डिफरेंस से क्या होगा, ज्यादा। एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा मतलब ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन 3 भी आपने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में ये जो ऑब्जर्वेशन है कि सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कहां पे आ सकता है, तो ये ऑब्जर्वेशन आप बहुत अच्छे से याद रखना कि सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस अगर लाना है तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो सबसे लोअर ऑक्साइडेड स्टेट की तरफ लेके जाओ, और चाहे फिर वो कहीं से भी आए, लेकिन जितना ज्यादा लोअर जाएगा एनर्जी का डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट RH इज गिवन बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये तो बेसिकली याद रहता है सभी को। रिडबर्ग कांस्टेंट RH की जो वैल्यू होती है इसके हिसाब से या इसकी टर्म में हाइड्रोजन एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है क्या?
आयोनाइजेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 1 से अगर इसे आप n इक्वल टू इनफाइनाइट तक पहुंचा देते हो, मतलब हाइड्रोजन एटम क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन एटम से बाहर चला गया। तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू तो इनफाइनाइट तक पहुंचाना है, तो ये पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस आपको सप्लाई करना पड़ेगा। इसी एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक बार बताना, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इनफाइनाइट तक पहुंचाओ तो यहां तो एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। या फिर n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 1 तक पहुंचाओ, यहां से एनर्जी क्या होगा? एमिट होगा। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, और आपको यही फाइंड आउट करना है कि 1 से इनफाइनाइट तक अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? वैसे तो आपको पता है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेकिन आपको किस तरीके से निकालना है? रेडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में। ठीक है, तो रेडबर्ग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या आता है? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने पास कहाँ आता है कि जब n2 से लेके n1 तक कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन n2 से लेके n1 तक ट्रांजिशन कर रहा है तो यहां से एनर्जी इमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जितना भी एनर्जी यहां पर रिलीज होगा वहां पे जो फोटोन है उस फोटोन का वेवलेंथ क्या आने वाला है? तो ये वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है जब n2 से लेके n1 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। इसी फॉर्मूले में अपने पास रेडबर्ग कांस्टेंट आ रहा है, और इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखना, n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट पहुंचाना हो या इनफाइनाइट से लेके 1 तक पहुंचाना हो, बेसिकली एनर्जी अब्सॉर्ब होगा या एनर्जी इमिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा, यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए फोटोन को इमिट करेगा। तो जो भी फोटोन है उसका वेवलेंथ आप फाइंड आउट कर लो, और वेवलेंथ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एनर्जी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इनफाइनाइट से 1 तक अगर पहुंचाना है तो एनर्जी जो इमिट होगा, इस एनर्जी इमिट होने पर फोटोन का वेवलेंथ क्या आएगा ये आप निकाल लो। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर, कितना हो गया? 1 स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा कितना आ गया? आर एच। तो बेसिकली लैम्डा अपने पास कितना आ गया? 1 अपॉन आर एच। इस वेवलेंथ का फोटोन यहां से इमिट होगा, तो बेसिकली इस वेवलेंथ का फोटोन की जो भी एनर्जी है वही आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी हाइड्रोजन एटम की। तो बताइए फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो E इज इक्वल टू एच सी, लैम्डा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन आर एच। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? एच सी इंटू आर एच। इतनी एनर्जी का फोटोन बेसिकली हाइड्रोजन एटम को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन 1 से कहां चला जाए? इनफाइनाइट पे, और 1 से अगर इनफाइनाइट पे चला गया मतलब हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन हो गया, और इसी एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्लास में आपने ऑब्जर्वेशन देखा भी है कि RH के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी आती है ना, वो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छे से देख लेना है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ अ मास 66 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड के साथ एक बॉल मूव कर रहा है, इसका मास आपको दे रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको बताना है। तो डी ब्रॉगली ने किसी भी मूविंग पार्टिकल का जो वेवलेंथ का फॉर्मूला दे रखा है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। H इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी यहां पे क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? mv। तो डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है ये यहां से रिकॉल हो जाएगा। कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हर कोई इसे सॉल्व कर सकता है। जो बॉल है, जो बॉल मूव कर रहा है, टेनिस बॉल, इसका मास आपको दे रखा है, वेलोसिटी आपको दे रखा है, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीधा अपने पास वेवलेंथ का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहां से एक ऑब्जर्वेशन आप देखना
कि ये जो बॉल है इसका मास कितना है 66 ग्राम, मतलब कि बहुत ही बड़ा पार्टिकल है, और बहुत ही बड़ा पार्टिकल है तो इसका वेवलेंथ कैसा होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होता है ना उसमें पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है, और पार्टिकल का साइज जितना छोटा होता है वेव नेचर डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे पार्टिकल का साइज बहुत ही बड़ा है 66 ग्राम। पार्टिकल का साइज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टर्म में होना चाहिए, तब इसको क्या मानते हैं, साइज लेस, और तब जाके क्या डोमिनेट करता है, वेव नेचर। फिलहाल यहाँ पे वेव नेचर डोमिनेट नहीं करेगा, और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जब आप इसकी वेवलेंथ देखोगे ना तो ये वेवलेंथ कितना आएगा, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट जैसे कि मान लो कि 10⁻⁻30 मीटर, 10⁻⁻36 मीटर, इतनी टर्म्स में आएगा, क्योंकि बहुत ही बिगर पार्टिकल है और बिगर पार्टिकल के लिए वेव नेचर डोमिनेट नहीं करता है। निकाल के देख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, यही होता है प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू, डिवाइडेड बाय मोमेंटम m इंटू वी। m कितना है 66 ग्राम, तो 66 इंटू 10⁻³ kg आ गया, और वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 टाइम्स गया, 10 ये कितना हो गया 10⁻⁻1, ये कितना हो गया 10⁻33, और लैम्डा अपने पास किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो आप इस पर्टिकुलर टेनिस बॉल का जो वेवलेंथ आप देख लो 10⁻⁻33 मीटर, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पे वेव नेचर तो डोमिनेट नहीं करेगा, पार्टिकल नेचर ही डोमिनेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज शोन इन डायग्राम। बेसिकली हाइड्रोजन एटम की बात है, इलेक्ट्रॉन कहीं पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है, और जिस भी ऑर्बिट में प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन आपको दिखा रखा है कुछ इस तरीके से। और ये जो वेव मोशन दिखा रखा है ना, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इसका पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। कितना इजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट अपने पास कोई फार्मूला तो है नहीं। अपने पास किसका फार्मूला होता है, बोहर मॉडल में टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। Z² का वैल्यू तो कितना हो गया 1², हाइड्रोजन एटम की बात है। अगर आपको ये पता चल जाए इस डायग्राम से कि कौन से पर्टिकुलर ऑर्बिट में, कौन से पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। बताइए, ये इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन आपको दे रखा है और आपको ये गेस करना है कि ऑर्बिट कौन सा है। तो बताइए कितनी वेव्स है, 1 2 3, n = 3 आ जाएगा, बिकॉज n = व्हाट, नंबर ऑफ वेव्स इन ऑर्बिट। और बोहर मॉडल में, बोहर मॉडल में क्या, डी ब्रॉगली ने ये आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए बताया कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे कितनी वेवलेंथ है, बेसिकली 1 2 3 वेवलेंथ है, मतलब कि n = 3 होगा। तो एनर्जी लेवल अपने पास कितना आ गया, थर्ड, KLM, m शेल की बात है। तो n = 3 में टोटल एनर्जी आप कैलकुलेट करो, टोटल एनर्जी से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। बताइए टोटल एनर्जी कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z², 1² डिवाइडेड बाई 3², ये टोटल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी का डबल होता है, इंटू 1² डिवाइडेड बाई 3² मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। केवल डी ब्रॉगली का एक स्टेटमेंट आपको याद रखना था कि हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है उसी एनर्जी लेवल के इक्विवेलेंट वहां पे नंबर ऑफ वेव्स होते हैं। अगर 4th एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो 4 वेव प्रेजेंट होगा, 5th एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो 5 वेव्स वहां पे होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। ये वापस से डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे आएगा शायद। अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय v वोल्ट हैज अ वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, an alpha particle in order to have same wavelength must be accelerated from rest through a potential difference of। तो अगर इस प्रोटॉन का वेवलेंथ लैम्डा है तो वापस से लैम्डा वेवलेंथ आपको किसका लाना है, अल्फा पार्टिकल का लाना है।
और अल्फा पार्टिकल का सेम वेवलेंथ लाने के लिए अल्फा पार्टिकल को कौन से पोटेंशियल डिफरेंस से आप एक्सेलरेट करो। लेट अस से कि इसको v से अगर एक्सेलरेट किया जाता है तो उसको v डैश से एक्सेलरेट कर देते हैं, और v डैश का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ v आपको निकालना है, इन टर्म्स ऑफ v। तो सिंपल है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल को अगर दौड़ाओगे आप, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल को दौड़ाओगे तो इसका बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला अपने पास है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? एम वी। एम वी को और किस तरीके से लिखा जा सकता है? एच अपॉन टू एम के। के अपने पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। और अगर ये पार्टिकल चार्ज्ड है जिसे वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया जा रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना आता है? क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी। तो एक फॉर्मूला और क्या आ सकता है? एच अपॉन टू एम क्यू वी। एम अपने पास पार्टिकल का मास है, क्यू क्या है? चार्ज है, वी क्या है? जिस वोल्टेज से इसे एक्सेलरेट किया जा रहा है, और एच अपने पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये अपने पास लैम्डा का वैल्यू आ गया। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों के लिए लैम्डा की वैल्यू को इक्वलाइज कर दो, वी डैश और वी में रिलेशनशिप आ जाएगा। बताइए प्रोटॉन किसको बोलते हैं? H प्लस को, और अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम 2 प्लस को। क्या लैम्डा होगा? H अपॉन 2m। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 mu होता है इनटू क्यू। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट चार्ज है। वैसे चार्ज आपको यहाँ पे कूलम में रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं कूलम में इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालनी है, दोनों को कंपेयर करना है। इधर अगर ई में चार्ज पुट करूंगा तो इधर भी ई में चार्ज पुट कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीप्लाइड बाय वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो ये इसका लैम्डा हो गया। इधर क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय हीलियम 2 प्लस का मास कितना होता है? 4 mu। चार्ज कितना होता है? 2 प्लस मतलब 2e। कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करना है? v डैश से। तो वेवलेंथ ऑफ H प्लस मस्ट बी इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ हीलियम 2 प्लस। तो कितना हो गया? 2H ये सब गया, अंडर रूट से अंडर रूट भी हटा दो आप तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8 v डैश। तो v डैश कितना हो गया? v बाई 8। तो जितने पोटेंशियल डिफरेंस है प्रोटॉन को हम एक्सीलरेट कर रहे हैं उसके 1/8 पोटेंशियल से हीलियम 2 प्लस पार्टिकल को एक्सीलरेट करेंगे, तब जाके दोनों का वेवलेंथ इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 to 4 क्वेश्चंस और हमें डिस्कस करना है। If first excitation energy of hydrogen like sample is 24 electron volt, then binding energy of third excited state is। हाइड्रोजन like एटम का सैंपल है, इसमें आपको क्या दे रखा है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो इन टर्मिनोलॉजीज को अगर आप समझ लोगे ना तो बोहर मॉडल के तो जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, तो इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए जितनी भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वैसे ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 तक अगर पहुंचाना है तो कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा? E2 माइनस E1, और ये आपको कितना दे रखा है? 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? n इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू 4 का बाइंडिंग एनर्जी आपको पता करना है, कुछ ज्यादा इजी है। बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है? इस टर्मिनोलॉजी का मतलब भी बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। न्यूक्लियस मतलब कि एटम का जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम से बंधा हुआ है। तो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इसी एनर्जी के मैग्नीट्यूड के साथ ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, और अगर आप इसको इतना एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हो तो ये सीधा n इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाता है। n इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाएगा मतलब कि इस सिस्टम से अलग हो जाएगा। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी एक तरीके से क्या हो गया? बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस वाला जो सिस्टम है उससे बंधा हुआ है, तो बाइंडिंग एनर्जी एक तरीके से एनर्जी लेवल ही हो गया। एनर्जी इक्विवेलेंट टू एनर्जी लेवल। जिस भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसी के बराबर अगर आप उसे एनर्जी दे देते हो, जैसे मान लो कि n इक्वल टू 2 में है,
तो n इक्वल टू 2 में जितना भी एनर्जी है E2, इतना ही एनर्जी अगर आप इसे प्रोवाइड करवा दोगे तो ये सीधा कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे चला जाएगा मतलब सिस्टम से बाहर चला गया, सिस्टम से अब ये बंधा हुआ नहीं है। और वैसे भी आपको साफ दिख रहा है कि जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, उतने ही मैग्नीट्यूड का एनर्जी अगर आप सप्लाई कर दो तो वो सीधा इनफाइनाइट पे जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट पे एनर्जी कितना होता है, 0। इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ई इनफाइनाइट माइनस E2, और ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 0 माइनस E2। तो बेसिकली माइनस E2, और ये एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव में होता है, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव। इतना एनर्जी अगर आप इसे सप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 से कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो यहीं से आपको पता चल गया कि बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आता है, जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालना है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू 4 में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वहां से एनर्जी का वैल्यू या एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, वही मैग्नीट्यूड क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन फोर्थ n इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, ये अभी हमें नहीं पता है। ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, इसी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है और E4 की वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। बताइए बोहर मॉडल में टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। और यहां से आपको क्या दे रखा है कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी वैसे क्या होगा, E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू E1H इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। E2 माइनस E1, सॉरी ये फॉर्मूला यूज करना है ना, ये 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। बताइए एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया, E1H कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो गया, E1H जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 कितना हो गया, 3/4। तो उधर जाएगा तो 4/3। तो E1H मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर का वैल्यू आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है। बाइंडिंग एनर्जी एक तरीके से एनर्जी लेवल के इक्वली होता है, तो n इक्वल टू 4, E4 आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा, E1H फॉर्मूला लगाना है मेरे को, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। E1H जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4/3 इंटू 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, ये 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। तो n इक्वल टू 4 पे इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी कितना प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट इसे एनर्जी दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बंधा हुआ नहीं रहेगा, सीधा n इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब कि सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L प्लस M वैल्यू इक्वल टू 0 इन आयरन एटम। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स पे आ गए, और क्वांटम नंबर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आजकल वो सबसे ज्यादा आता है। हमने क्वेश्चंस ज्यादा किस पे सॉल्व किए, बोहर मॉडल पे, लेकिन बोहर मॉडल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L प्लस M वैल्यू, L प्लस M एसिम्यूथल क्वांटम नंबर प्लस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन दोनों का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। और कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं आयरन एटम में, ये आपको निकालना है। तो बताइए L प्लस M का वैल्यू 0 कब आ सकता है। L अपने पास क्या होता है, एक तरीके से सबशेल होता है। पहले क्या होता है, शेल, शेल क्या होता है N, सबशेल क्या होता है L, और ऑर्बिटल क्या होता है M। L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू 0 हो सकती है, सेकंड में 0 और 1 हो सकता है, L का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है n इक्वल टू 3 में, और M का वैल्यू कितना होता है -L2 प्लस L। तो 0 वाला जो सबशेल होता है, मतलब S वाला जो सबशेल होता है -02 प्लस 0, तो 0 मतलब कि एक ही ऑर्बिटल होता है। L इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो L इक्वल टू 1 में M इक्वल टू कितना होता है -1 2 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 और 0 टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p सबशेल में। और वो हमें पता भी है एक ऑर्बिटल में m का वैल्यू क्या आता है -1, एक ऑर्बिटल में कितना आता है 0, एक ऑर्बिटल में क्या आता है +1। ये तो p ऑर्बिटल की बात है। और s ऑर्बिटल की अगर बात करें तो s ऑर्बिटल में m का वैल्यू कितना होता है 0, और इस s ऑर्बिटल में
सॉरी एस सबशेल में कितना ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। अब ये फाइंड आउट करना है कि Fe में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिनके लिए L प्लस m का वैल्यू 0 हो सकता है। तो बताइए L की परमिटेड वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 इस तरीके से। m की परमिटेड वैल्यू क्या है, 0 -1 +1 +2 -2 इस तरीके से। L प्लस m 0 कब हो सकता है, लेट अस से कि S सबशेल की बात करते हैं, L = 0। तो L = 0 है तो M = भी क्या होगा, 0। 0 + 0 कितना हो गया अपने पास, 0। ठीक है, तो S सबशेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपको काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि S सबशेल में L = 0 होता है, M = 0 होता है, दोनों का सम करेंगे तब भी कितना आएगा, 0। तो आयरन एटम की बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक तो कंप्लीटली फिल है। अब कितना आता है, 3d6, तो इसको बना दो आप 1 2 1 1 1 1, 3d6 तक कर दिया। 1s 2s 3s और 4s, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हो चुके हैं जिनके लिए L प्लस m का वैल्यू कितना आ जाए, 0। अब और क्या आ सकता है कि L का वैल्यू अगर 1 हो तो m का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, -1। L का वैल्यू अगर 1 है तो m का वैल्यू -1 भी होगा, +1 भी होगा, 0 भी होगा। P सबशेल की अगर बात करें तो P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इस ऑर्बिटल पे ध्यान मत दो, इस ऑर्बिटल पे ध्यान मत दो, केवल एक ही ऑर्बिटल पे ध्यान दो, क्योंकि तभी 1 और -1 का जो सम है ये कितना आ सकता है, 0। तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं लेकिन एक ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं। तो 2p6 है, कंप्लीटली फिल्ड है बेटा ये भी, और 3p6 है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, और एक ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हो। तो यहां से कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से भी कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और हो गए। अब अगली बार और बताओ, L = 2 की अगर बात करें, L = 2, तो M = कितना हो सकता है, +2 -2 +1 -1 और 0। टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। किसमें होते हैं, D सबशेल में। और आपको यह पता करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जिसके लिए m की वैल्यू और l की वैल्यू का अगर सम करें तो कितना आ जाए, 0। तो L = 2 और m = -2 को अगर हम लें तो 2 - 2 वापस से कितना हो जाएगा, 0। तो बेसिकली D सबशेल में भी आपको एक ही ऑर्बिटल पे फोकस करना है। अब ये एक ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, ये जो ऑर्बिटल है जिसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी आप D ऑर्बिटल में एक ऐसा ऑर्बिटल कंसीडर कर सकते हो जिसके लिए m की वैल्यू -2 हो, या इसको भी आप m = -2 वाला ऑर्बिटल कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अगर m = -2 में ये ऑर्बिटल है तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, ये कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन, और m = -2 वाला ये ऑर्बिटल है तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन। तो या तो 13 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आयरन एटम में, जिनके लिए L प्लस m का जो सम है ये 0 आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड आउट द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑफ ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी इन क्रोमियम एटम। हाईएस्ट एनर्जी का जो ऑर्बिटल है क्रोमियम में, उसमें एंगुलर नोड और रेडियल नोड का डिफरेंस आपको बताना है। तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। क्रोमियम कितना होता है, 24 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होता है, ये 24 हो जाता है। लेकिन आपको पता ही है कि इससे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s1 3d5, कोई दिक्कत नहीं उससे। हाईएस्ट एनर्जी लेवल में कौन सा ऑर्बिटल है, 3d, और हाईएस्ट एनर्जी लेवल के लिए जो ऑर्बिटल है 3d, इसमें एंगुलर नोड और रेडियल नोड का डिफरेंस आपको पता करना है। तो एंगुलर नोड अपने पास क्या होता है, L इक्वल टू एंगुलर नोड होता है, L की वैल्यू D के लिए कितना होता है, 2। तो ये तो हो गया अपने पास एंगुलर नोड। रेडियल नोड अपने पास कितना होता है, n - l - 1 3 - 2 - 1 0। और वैसे भी पता है कि सबसे पहले 3d आता है, D ऑर्बिटल में सबसे पहले 3d ही आता है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये d ऑर्बिटल अगर आप ऐसे बना रहे हो हाइपोथेटिकली, तो d में सबसे पहले 3d आता है। तो 3d के लिए रेडियल नोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। रेडियल नोड अपने पास कहाँ आता है, 2 ऑर्बिटल के बीच में। जैसे मान लो कि 4d की अगर बात करें तो ये 3d हो गया, ये 4d हो गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो 3d में या 4d में, लेकिन 3d और 4d के बीच में
ये स्पेस जो होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। तो 4d के लिए कितना रेडियल नोड आ सकता है, 1, लेकिन 3d के लिए कितना रेडियल नोड आएगा, 0, और ये आपने फॉर्मूले से भी बता दिया। तो एंगुलर नोड और रेडियल नोड का डिफरेंस 2 - 0, ये कितना हो गया, 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस रेडियल नोड और एंगुलर नोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें। लास्ट क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको बेसिकली क्या बता रखा है कि कोई भी पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे अगर रेडिएशन गिरता है तो रेडिएशन बेसिकली क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस पे कोई रेडिएशन अगर गिरेगा तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इस एनर्जी को कौन एक्सेप्ट करेगा, मेटल सरफेस में मेटल के एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे तो बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है तो एक्साइटेड स्टेट से ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब कि मेटल एटम से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, या और क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्रोवाइड करवाने के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्रोवाइड करवाने के लिए जिस वेवलेंथ का या जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट किया जाए उस वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दे रखा है, सीधा आपको ये दे दिया कि 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ अ वर्क फंक्शन 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका वर्क फंक्शन है। तो बेसिकली वर्क फंक्शन मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा की एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से इमिट होगा, और इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी तो ये यूटिलाइज कर लेगा, रेस्ट एनर्जी ऐसा काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन वो कितना हो जाएगा, गिवन एनर्जी माइनस यूटिलाइज्ड एनर्जी। गिवन एनर्जी कितना है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूटिलाइज्ड कितना है, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली दौड़ लगा रहा है, रन कर रहा है। अब आगे, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज 25/4 पाई एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स आपको क्या दे रखा है, 25/4 एंगस्ट्रॉम, और डेल्टा लैम्डा, इसकी जो लैम्डा आप कैलकुलेट करोगे ना, उस लैम्डा को कैलकुलेट करने में जितना भी अनसर्टेनिटी आ सकता है, डेल्टा लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आ गए, और उसमें जो एक रिलेशनशिप आपके पास है, जो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, इसका यूज नहीं है। इस रिलेशनशिप को बेसिकली और तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है, और मॉडिफिकेशन में फिर ये डेल्टा लैम्डा भी आता है। तो जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है उसका यूज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला आता है। लैम्डा यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल है उसका वेवलेंथ है, और डेल्टा लैम्डा क्या होता है कि इस वेवलेंथ को मेजर करने में जितना भी अनसर्टेन वैल्यू आया है उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा एक्स आपको दे रखा है, डेल्टा लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है, 4 पाई सबको पता है, 4 पाई है, और लैम्डा आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप ये निकालो कि इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ रन कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो सकता है। तो ये बहुत इजीली आ सकता है, और अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओगे अच्छे से तो बहुत उलझ भी सकते हो इसमें। देखना, एक इलेक्ट्रॉन है जो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ दौड़ लगा रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p h/mv या h/2mk। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू पता है, तो आप चाहें तो लैम्डा निकाल सकते हो। लेकिन आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज्ड पार्टिकल में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर कर लो, इस इलेक्ट्रॉन को अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे
तो एक्सेलरेट करेंगे तो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे। और इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाइड होकर कितना आता है 1/50 डिवाइडेड बाई v अंडर रूट, और ये जो अपने पास वेवलेंथ आता है ये ऑलरेडी किस में आता है एंगस्ट्रॉम में। 10⁻⁻10 मीटर का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इस फॉर्मूले में हम एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अपने पास बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है। इस फॉर्मूले से बेसिकली हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल अपने पास इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है अगर इसे v वोल्टेज से एक्सीलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, दौड़ेगा तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई v अंडर रूट में होना चाहिए एंगस्ट्रॉम। और ये जो डेरिवेशन है ये बेसिकली इधर से ही आया है, तो इसका अगर हम यूज करेंगे ना तो जल्दी आंसर आएगा। अब आप सोचिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, इसको आप क्या अज्यूम कर सकते हो, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, तो इस सिचुएशन को हम और क्या मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे था उसको 1.5 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया। जैसे ही आप इसे एक्सेलरेट करोगे 1.5 वोल्ट से तो काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। चार्ज अपने पास कितना है 1e और वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट, तो कितना एनर्जी से मिल जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इस सिचुएशन को इस तरीके से कंसीडर करो कि इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पे प्रेजेंट था उसको 1.5 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, तो अब इसका वेवलेंथ आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। कितना आएगा 150 डिवाइडेड बाई 1.5 एंगस्ट्रॉम में आएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो गया 100 का अंडर रूट अपने पास कितना हो गया 10 एंगस्ट्रॉम, और 10 एंगस्ट्रॉम लैम्डा आपने निकाल लिया। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी 25 डिवाइडेड बाई 4 पाई एंगस्ट्रॉम multiplied by delta lambda, uncertainty in calculation of wavelength of electron greater than equal to 10 angstrom का स्क्वायर, तो 10 angstrom into 10 angstrom डिवाइडेड बाई 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई गया, 25 से 100 कितना चला गया 4 टाइम्स, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम चला गया। और आपसे यही पूछा था कि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में कितनी आएगी, तो एंगस्ट्रॉम में कितनी आएगी 4। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी आपने डिस्कस कर लिया। टोटल 11 क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन अभी बहुत इजी लेवल पे थे। नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो थोड़े हायर लेवल क्वेश्चन होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम अटेम्प्ट करेंगे।